तो आज हम लोग साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आत्म और व्यक्तित्व यानी सेल्फ एंड पर्सनालिटी का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो को कवर किया था। जो फर्स्ट वीडियो को अभी तक कवर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो का टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। टॉपिक कह रहा है कि मनुष्य का आत्मसम्मान को जानने के लिए उसके सामने कुछ स्टेटमेंट यानी कथन रखे जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उस पर उसकी राय पूछी जाती है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम के बारे में पढ़ाया था, आत्मसम्मान क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का अगर आप आत्मसम्मान जानना चाहेंगे या फिर किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान अगर जानने की जरूरत है तो उसके सामने क्या प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट, कुछ लाइनें या फिर कुछ बातें उनको कही जाती है और उस पर उनकी क्या पूछी जाती है, राय पूछी जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या फिर इस बात के लेकर के आपकी क्या राय है, आप इस बातों के प्रति क्या रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज जो वो बोलेगा या फिर जो भी वो आंसर देगा तो उस चीज से आपको पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति का आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम क्या है, क्या नहीं है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, इस चीज का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि अध्ययन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 से 8 वर्ष तक के बच्चों में आत्मसम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित होता है जो निम्नलिखित है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यहाँ आपको बुक में दे दिया गया है कि जो अध्ययन मतलब एक तरह से रिसर्च जो करते हैं मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो लोग दिन रात मतलब अध्ययन करते हैं, तो ये एक मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली यानी जो अध्ययन के अनुसार ये बात निकल करके आई है कि 7 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान का जो निर्मित होता है वो 4 क्षेत्रों में होता है। यानी आत्मसम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित होता है, बनता है, जो निम्नलिखित है। पहला जो क्षेत्र है वो क्या है, सामाजिक क्षमता। ठीक है, यानी सामाजिक क्षमता। दूसरा है आपका शैक्षिक क्षमता। तीसरा है शारीरिक या खेलकूद संबंधित क्षमता और लास्ट में है शारीरिक रूप से आयु के बढ़ने के साथ साथ और अधिक विकसित होता है। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र है जिसके माध्यम से 7 से 8 वर्ष के बच्चों में क्या होता है कि आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम जो है वो विकसित होता है, वो डेवलप होता है, उसका निर्माण होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, सिर्फ आपको क्षेत्र याद रखना है, इसको फिर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना अंदर से आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अध्ययन के अनुसार यानी अध्ययन से यह बात पता चला है कि जिन माता पिता द्वारा स्नेह यानी प्यार के साथ सकारात्मक तरीके से पॉजिटिव स्टाइल से बच्चों का पालन पोषण किया जाता है तो ऐसे बच्चों में उच्च आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम विकसित होते हैं। सीधी बात है, अगर कोई माता पिता है अगर अपने बच्चों का विकास, अपने बच्चों का पालन पोषण अगर अच्छी तरह से करते हैं, डांटते नहीं है, डपटते नहीं है, हर बात पर उनको नहीं झिझकते हैं, तो वो बच्चे जो हैं उनमें क्या होगा कि आत्मसम्मान ज़्यादा विकसित होगा, उसमें सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करेंगे आत्मसम्मान की दिशा में, आत्मसम्मान उनमें ज़्यादा पाया जाएगा अगर उन बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से किया जाए, यानी पूरा तरह से सकारात्मक सोच से सकारात्मक तरीका बताया जाए, अच्छा तरह से उनको प्यार दिया जाए, तो उन बच्चों में क्या होता है कि आत्मसम्मान की कमी नहीं होती है, वो ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आत्मसक्षमता यानी सेल्फ इफिशियंसी। तो आत्मसक्षमता क्या होता है, एक बंदूरा जो है ये बहुत बड़े मशहूर मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये सक्षमता जो अवधारणा है इसकी अवधारणा बंदूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था बंदूरा, और बंदूरा जो है बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो बंदूरा के आरंभिक अध्ययन से पता चलता है, यानी शुरुआती जो वह अध्ययन किए थे, जो स्टडी किए थे, उससे ये चीज की पता चलता है, ये बात पता चलता है कि वयस्क तथा बच्चे दूसरों के परीक्षण और अनुकरण यानी नकल कर व्यवहारों को सीखते हैं। यानी बंदूरा का जो मतलब ये है, उसका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत से इस बात का पता चलता है वयस्क यानी जो जवान होते हैं और जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो भी जवान होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, वो दूसरों की मतलब ये करते हैं, नकल करते हैं, दूसरों का व्यवहार को अपने में अडॉप्ट करते हैं, दूसरे जो व्यवहार करते हैं, जो बोलते हैं, जो चलते हैं, जैसे भी वो करते हैं, उनका क्या करते हैं, नकल करते हैं, हूबहू कॉपी करते हैं। ठीक है, वयस्क भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं, बच्चे भी करेंगे, भी देखने के लिए मिलेंगे समाज में। अगर कहीं आप जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे क्या होता है कि जैसे आप करेंगे वो वैसा रिएक्शन देगा। ठीक है, यानी बच्चा जो है अनुकरण करने में, नकल करने में आगे रहता है। ठीक है, तो वही बात इसमें बताई जा रही है कि आत्मसक्षमता में, कि आत्मसक्षमता के अंतर्गत बंदूरा का अधिगम सिद्धांत है और उसी पर आधारित है। ठीक है, और बंदूरा के आरंभिक अध्ययन से इस बात का पता भी चलता है कि वयस्क, बच्चे तो करते ही है, उनके साथ साथ वयस्क भी दूसरे के परीक्षण करते हैं, दूसरे लोगों
लोगों का परीक्षण करेंगे, वो कैसा व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है, उनका परीक्षण करेंगे और उनका नकल करना स्टार्ट कर देंगे। अनुकरण, यानी अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, ठीक है। तभी वो क्या करते हैं, अपने व्यवहार को फिर सीखते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे समाज में अगर अच्छे लोग रहेंगे तो बच्चे वहाँ क्या करेंगे, उन लोगों का व्यवहार देखेंगे, तो उन लोगों का व्यवहार अगर अच्छा होगा तो अच्छा वो मतलब व्यवहार सीखेगा। इसलिए बोले जाते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है समाज का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर समाज में अच्छे लोग होंगे तो अच्छे व्यवहार होंगे तो उन्हीं का वो कॉपी करेगा ना। तो इसलिए फैमिली यानी परिवार और समाज बच्चे का अच्छी तरह से विकास करने के लिए फैमिली और जो परिवार ये जो होता है, समाज जो होता है, उनमें एक तरह से सकारात्मक लोग होनी चाहिए जो सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करें, ताकि उनको बच्चा मतलब अनुकरण करे, नकल करे और बच्चा भी सीखे, ठीक है। अगर नकारात्मक अगर व्यवहार करेगा समाज के लोग या फिर परिवार के लोग तो बच्चा उनको नकल करेंगे, फिर वो मतलब क्या करेंगे, नकारात्मक व्यवहार सीख लेंगे, आगे चल के बदमाश बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आत्म सक्षमता हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आत्म सक्षमता जो है, सेल्फ एफिशिएंसी, हमारे जो आत्म है, सेल्फ है, उनका क्या है, एक महत्वपूर्ण पक्ष है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आत्म क्या होता है ये आपको बताया गया है फर्स्ट वीडियो में, पूरा टॉपिक बाय आपको एक्सप्लेन करके पूरा परिभाषा के साथ आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आत्म सक्षमता की प्रबल भावना जिस व्यक्ति में ज्यादा होती है उसमें डर का अनुभव भी कम होता है, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर आत्म सक्षमता अगर ज़्यादा है, सेल्फ एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है, तो आपको अनुभव ज़्यादा होगा और डर भी कम लगेगा किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को, किसी भी वर्क को, किसी भी चीज़ को करने में, किसी भी चीज़ को आप जो भी वर्क करते हैं उनमें अगर डर होती है तो वो डर आपके अंदर नहीं होगा, वो डर आपके अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर आत्म सक्षमता जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ आपको सीधी सीधी बताई जा रही है साइकोलॉजी में कि आत्म सक्षमता की प्रबल भावना यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके अंदर फीलिंग है, भावना है, जिस व्यक्ति में ज्यादा होती है उसमें डर का अनुभव भी कम होता है, डर नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इसलिए आत्म सक्षमता को विकास करना बहुत जरूरी है। आत्म सक्षमता विकसित करना अपने में, अपने बच्चों में विकसित करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्सर यह देखा गया है कि उच्च आत्म सक्षमता रखने वाले लोग धूम्रपान ना करने का निर्णय लेने के बाद तुरंत धूम्रपान छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब उच्च आत्म सक्षमता जिसके अंदर अगर पाई जाएगी तो वो अगर सोचेंगे कि हम ये काम नहीं करेंगे तो तुरंत वो रिजाइन दे देगा, उस टाइम तुरंत वो काम को छोड़ देगा। अगर वो बोलेंगे, अगर वो मन में बना लिया 1 मिनट के अंदर कि हमको वहां नहीं जाना है, तो तुरंत वो प्लान को कैंसिल कर देगा। मतलब जो है आत्म सक्षमता जिस व्यक्ति में ज्यादा होगी उनको जो है उनके अंदर एक खूबी होती है। उनके अंदर क्या खूबी होती है कि जो भी अगर फैसला लेंगे तुरंत ले लेंगे, तुरंत एक्शन ले लेंगे उसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताया गया आपको, अगर वो सोचेंगे कि हमको सिगरेट नहीं पीना है तो वो तुरंत सिगरेट पीना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो वहां वो लोगों में क्या होता है कि आत्म सक्षमता ज्यादा होता है, और आत्म सक्षमता ज्यादा होगा आपके अंदर तो आप क्या करेंगे, कोई भी अगर प्लान को करेंगे आपके अंदर ये भावना नहीं होगी कि ये काम को कल करेंगे, नहीं परसों करेंगे या फिर 2 दिन बाद करेंगे, नहीं। अगर आप सोचेंगे उस टाइम कि हमको ये काम करना है तो तुरंत आप उस काम को उसी समय कर डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्म सक्षमता यानी सेल्फ एफिशिएंसी जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है, और वो ये भरा हुआ होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ताकि जिंदगी में, लाइफ में, जीवन में जो भी वर्क है उनको सही ढंग से सही टाइम पर करने में हम लोगों को मदद मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनियमन, ठीक है, यानी सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है कि आत्मनियमन का मतलब यह होता है कि हमारे अपने व्यवहार को संगठित और मॉनिटर करने की योग्यता यानी अगुवाई करने की योग्यता से, ठीक है। आत्मनियमन यानी अगुवाई करने, अपने व्यवहार को, अपने जो बिहेवियर है, अपने जो मतलब बोलचाल की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। उसकी अगुवाई करने की जो योग्यता है हम लोगों के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जिन लोगों में बाह्य पर्यावरण की मांगों के अनुसार अपने व्यवहार को बदलने की क्षमता होती है, उन लोगों में आत्म मॉनिटर उच्च होती है। अब देखिए आत्म मॉनिटर किसमें उच्च होती है, किसमें नहीं होती है, यह आपको एक लाइन से पता चल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों में बाह्य पर्यावरण के मांगों के अनुसार, यानी बाह्य पर्यावरण उनको बदलना चाहते हैं, चाहे अगर बारिश हो रही है तो बारिश में भी अपने आप को वो ढाल लेंगे, बारिश में भी अपना काम निकाल लेंगे, ठीक है। बारिश में भी अपना काम को वो कर देंगे, बारिश में भी उनका काम नहीं रुकेगा। तो मतलब ये हुआ कि वो अपना बाह्य पर्यावरण के मांगों के अनुसार अपने व्यवहार में चेंज ला दिया, अपने व्यवहार को बदल दिया। तो यही क्षमता होती है उन लोगों में जिसमें अगर आत्म मॉनिटर उच्च होती है तो उन लोगों में ये क्षमता होती है, ठीक है। यानी अपने व्यवहार को बदलने की क्षमता होती है उन लोगों में
आत्म मॉनिटर उच्च होता है। ठीक है, पर्यावरण जैसा कहेगा, पर्यावरण अगर खूब ज़्यादा अगर धूप पड़ रहा है तो वो धूप के अनुसार ही अपने आप को चेंज कर लेंगे। ठीक है, कहे नहीं मतलब बोले जाते हैं ना कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती है, फिर कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि माहौल के अनुसार तुरंत अपने आप को बदल लेगा। माहौल के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, यानी मौसम के अनुसार तुरंत अपने आप को बदल लेगा। तो यही जो बदलने की जो क्षमता है ना, उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करो। ठीक है, आत्मनियंत्रण यानी खुद को कंट्रोल करना। तो हम अक्सर अपनी कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि को विलंबित, डिलेड कर देते। ठीक है, मतलब टाल देते हैं। हम लोगों की आवश्यकता है दैनिक जीवन में जीने की, मतलब बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ सामानों को, कुछ चीज़ों को टाल देते हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग उनको कैंसिल करने के बावजूद भी हम लोगों को जो संतुष्टि मिलती है, ये संतुष्टि पाने की जो भावना है, इसी को क्या बोलेंगे? सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म नियंत्रण बोलेंगे। ठीक है, तो आवश्यकताओं के संतुष्टि को विलंबित करने के व्यवहार को सीखना है, क्या कहलाता है? सेल्फ कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, यानी कोई चीज़ आपको ना मिले उस पर भी आप संतुष्टि बनाए हुए हैं अपने अंदर। कोई चीज़ आपको ज़रूरत है, कोई चीज़ की, वो चीज़ आपको ना मिले, उसके अलावा भी यानी उसके अतिरिक्त भी आप अपने आप को संतुष्टि बनाए रखे हैं, अपने आप में संतुष्टि बनाए रखे हुए हैं। ये जो व्यवहार है आपके अंदर, वही व्यवहार को क्या कहलाएंगे? आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति के लक्ष्यों तथा पहुंचने यानी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को निर्देशित करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। ठीक है, यानी सेल्फ जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल में आप क्या करते हैं? अपने आप को कंट्रोल करते हैं। कोई चीज़ की मतलब आवश्यकता है आपको, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं करते हैं, विलंबित कर देते, डिलीट कर देते, कैंसिल कर देते, फिर भी अपने आप में संतुष्टि ला देते हैं। तो ये जो व्यवहार है ना, ये आपका संतुष्टि लाने का व्यवहार, किसी चीज़ को ना पा करके भी संतुष्टि पाना, यही व्यवहार को क्या कहलाता है? सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको यहाँ अच्छी तरह से समझनी है कि इसमें व्यक्ति के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को निर्देशित करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल में सिर्फ आप अपने आप को संतुष्टि नहीं प्रदान करते, बल्कि अपने आप को डायरेक्शन भी देते हैं। अपने विचार, जो भी आपका आइडिया है, जो भी मेरा आइडिया है, जो भी मेरा भावना है, या फिर जो भी आपका भावना है, उसमें क्या करते हैं? व्यवहारों को निर्देशित करते हैं। अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को बोलते हैं कि हमको ये लक्ष्य तक पहुंचना है, हमको ये लक्ष्य तक ये काम को करना है, या फिर हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये किस में है? से मतलब आत्म नियंत्रण में सम्मिलित है, यानी सेल्फ कंट्रोल में ये सारी प्रक्रिया सम्मिलित है। ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल जो है अपने अंदर होनी चाहिए। अगर सेल्फ कंट्रोल अगर आपके अंदर है तो तभी आप जिंदगी में बहुत सारे वर्कों को कर पाएंगे। ठीक है, या अन्यथा सेल्फ कंट्रोल अगर आपके अंदर नहीं है तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। सिगरेट पीने का मन करेगा, सिगरेट पी लेंगे। ठीक है, तो वहां सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर नहीं है। ठीक है, आपका मन कर रहा है कि हम ये काम नहीं करना चाहेंगे, फिर भी वो कर डालते हैं, तो वहां क्या देखा जाएगा कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण की जो व्यवहार है वो कम है। और आत्मनियंत्रण व्यवहार हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए, अन्यथा वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सारी टाइम लगा देते हैं, बहुत सारे वक्त लगा देते हैं, या फिर उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आत्मनियंत्रण आपके अंदर रहेगा तो अपने व्यवहार को आप निर्देशित करेंगे, अपने आप को आप डायरेक्शन देंगे, तो अपने आप को सही डायरेक्शन देंगे तो अपना लक्ष्य को भी बहुत ही कम समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है। देखिए, सेल्फ जो कंट्रोल है ये नहीं हो पाता है, फिर भी मनोवैज्ञानिक लोग जो है, यानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग कई तकनीक दिए, कई उपाय दिए कि आप अपने आप में कैसे कंट्रोल लाएंगे, अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, कुछ उपाय दिए हैं। तो चलिए, पहला जो उपाय है आत्म प्रबलन यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये जो है इसमें ऐसे व्यवहार पुरस्कृत हैं जिनके परिणाम सुखद होते हैं। यह तकनीक लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, यानी आत्म प्रबलन जो आपका तकनीक है, मनोवैज्ञानिक तकनीक, क्या करने का तकनीक, कौन सा तकनीक? यानी सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म नियंत्रण करने के लिए तकनीक है। ठीक है, तो इनके जो परिणाम होते हैं, आत्म प्रबलन के परिणाम, इसका तकनीक जो है, इसका परिणाम सुखद होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और ये जो है लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट जो तकनीक है वो क्या है? आत्म अनुदेश यानी सेल्फ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो है ये एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक है। प्राय व्यक्ति अपने आप को कुछ करने के लिए अच्छे तरीके से व्यवहार करने का अनुदेश देते हैं। सही बात है, यानी इसमें जो आत्म अनुदेश, अनुदेश का मतलब होता है यानी अपने आप को निर्देश देना, अपने आप को एक तरह से डायरेक्शन देना, चेतावनी देना। ठीक है, आत्म अनुदेश, तो ये भी क्या है? एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को ही
कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करने के लिए कहता है अपने आप को अच्छे तरीके से चलो, अपने आप में अच्छे तरीके से रहो, अपने आप का जो वर्क है, अपना जो वर्क है उसको अच्छे तरीके से करो। तो ये जो तकनीक है इसको क्या बोलते हैं? आत्म अनुदेश यानी सेल्फ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा जो तकनीक है वो क्या है? अपने व्यवहार का परीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर। तो इस तकनीक में आत्म के विभिन्न पक्षों को मजबूत करने के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त की जाती है। अपने व्यवहार का परीक्षण, देखिए व्यवहार जो होता है, देखिए आपका व्यवहार है, अपने आप का मतलब अपना व्यवहार का परीक्षण आप खुद कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अपने व्यवहार का परीक्षण आप क्या करेंगे? कहीं मतलब क्लू छोड़ देंगे, किसी लोगों से पूछेंगे, किसी लोग की तरह किसी लोगों से कहलवाएंगे, पुछलवाएंगे, ठीक है। यानी उनसे मतलब थर्ड पर्सन से किसी से पूछेंगे, फर्स्ट पर्सन को आप मीडियन बनाना है, किसी थर्ड पर्सन से पूछना है। किसी को पूछते हैं अपने बारे में ना, हम लोग अक्सर किसी को पूछते हैं अपने बारे में कि वो फलना व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोल रहा था, या फिर तीसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोल रहा था। तो वहां जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला, तो ये कौन सा टेक्निकल हो जाएगा? ये वहां आपको इन्फॉर्मेशन मिला आपके व्यवहार में, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको कहता है, कहीं आप चलते हैं, कहीं समाज में आप चलते हैं, कोई एक व्यक्ति आकर के आपको कहता है कि जो वो व्यक्ति है, व्यक्ति ए जो है, व्यक्ति बी आपको बोलता है आकर के कि व्यक्ति ए आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहा था, ठीक है। तो व्यक्ति ए आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहा था, तो आप वहां क्या हो जाते हैं? अपने बारे में इंफॉर्मेशन पाते हैं, अपने बारे में आप क्या पाते हैं? इंफॉर्मेशन पाते हैं। तो वहां आपका क्या होता है कि अपने व्यवहार का परीक्षण हो रहा है, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर, यानी अपने बारे में ही सूचना प्राप्त करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें सूचना प्राप्त की जाती है। ये सिर्फ यही मतलब क्या है? एक तरह से अंतर है। अंतर देखिए, आत्म प्रबलन में क्या होता है कि इसमें सुखद परिणाम होता है, पुरस्कृत किए जाते हैं। आत्म अनुदेश में खुद को अनुदेश दीजिए, खुद को डायरेक्शन दीजिए, और अपने व्यवहार का परीक्षण में अपना इंफॉर्मेशन प्राप्त कीजिए और अपना व्यवहार को सुधारिए, ठीक है। तो ये तकनीकें हैं आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल करने के लिए। यानी सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं, ठीक है। और सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल हर एक लोगों में होनी चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल देखने लग गए तो मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ने बैठते हैं, अभी टाइम है, इसी बोलते बोलते 2-4 घंटा आप लोगों का निकल जाता है। सबका ये आदत है, ठीक है। लगभग अभी का जो विद्यार्थी, अभी का जो स्टूडेंट है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। मोबाइल को लेकर के इतना पड़े रहेंगे। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास करने के बहाने से 2-4 घंटा एक्स्ट्रा मोबाइल देख लेते हैं, ठीक है। 2-3 घंटा ऐसे टाइम आप लोगों का चल जाता है, ठीक है। तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को क्या कीजिए? कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अब चलिए, आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी क्या होता है? तो ये जो होता है व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ होता है, व्यक्तित्व का जो शाब्दिक अर्थ है वो शब्द पर्सोना से लिया गया। पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मास्क। अभी कोरोना का काल चल रहा था, हम लोग मास्क पहन रहे थे, ठीक है, तो मास्क उसी को बोलते हैं ना। तो पर्सोना जो है, पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा यानी मास्क, और ऐसा वैसा मास्क को कहते हैं जिसे अपनी मुख्य रूप सज्जा को बदलने के लिए रोमन नाटकों में अभिनेता उपयोग करते थे, ठीक है। यानी रोमन जो है, रोमन नाटक, रोमन जो एक्टर है, हीरो हीरोइन है, रोमन में जो रोमानिया में जो हीरो हीरोइन है, तो वो लोग क्या करते हैं? कुछ तरह का मास्क पहनते थे, कुछ तरह का मुखौटा, यानी जैसे कि होता है ना मुखौटा बच्चे लोगों को डराने के लिए, ठीक है, तो वो पहनते थे और वहां जाकर के अलग अलग तरह के वो लोग क्या करते थे? प्रदर्शन करते थे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? पर्सोना बोले जाते थे। वही पर्सोना से निकला है पर्सनालिटी, वही पर्सोना से क्या निकला है? पर्सनालिटी, ठीक है। यानी कुछ शब्द जैसे शर्मिला, फुर्तीला, शांत, गंभीर आदि का उपयोग पढ़ाए व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहां आप ये 2-4 लाइन याद रखेंगे। पर्सनालिटी कहां से निकला है? पर्सोना से। पर्सोना जो है क्या है? लैटिन शब्द है, और पर्सोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा, यानी जो मास्क वगैरह पहनते हैं, यानी वह मुखौटा जिसको मुख रूप सज्जा को बदलने के लिए रोमन जो ये हीरो हीरोइन है, जो मतलब ये है एक्टर एक्ट्रेस हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं, वो लोग क्या करते थे? उपयोग करते थे, ठीक है। यहाँ सिंपल मास्क नहीं होगा। हम लोग जो मास्क यूज करते थे वो सिंपल मास्क के बारे में बात नहीं की जा रही है, वो सिंपल मास्क नहीं होगा, वो मुखौटा होता था। अगर वो मुखौटा अगर पहन के अगर कोई बच्चा के सामने चल जाए तो बच्चा वहां डर जाता, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अपना मुख जो रूप सज्जा होता है उसको पूरा बदल डालता है, उसी को बोलते हैं लैटिन भाषा में पर्सोना, ठीक है। तो पर्सोना को यूज करता था, और ये पर्सोना से ही निकला आपका पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व जो होता है, तो व्यक्तित्व को आप कैसे मतलब क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप बताएंगे? तो कुछ शब्द होते हैं इसके लिए, जैसे कि कुछ शब्द जैसे शर्मिला हो गया, फुर्तीला, शांत, गंभीर, ये सब जो है ये शब्द है जिसका उपयोग क्या करने के लिए किए जाते हैं? व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व से संबंधित
शब्द, स्वभाव, सविवृत्ति, विशेषक, आदत, चरित्र, मूल्य, ये सब क्या है आदि है। ठीक है, ये सब क्या है, जितने सारे वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, ये सारा जो है ये व्यक्तित्व से रिलेटेड है, पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम, तो पहला जो उपागम है टाइप अप्रोच यानी प्ररूप उपागम। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के परीक्षित व्यवहार परक को किसको बोलते हैं, यानी परीक्षण किया हुआ। परीक्षित व्यवहार परक किसको बोलेंगे, परीक्षण किया हुआ विशेषताओं के कुछ बड़े स्वरूपों का परीक्षण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी प्ररूप उपागम यानी टाइप अप्रोच में जो है इसमें क्या होता है कि परीक्षित उपागम यानी परीक्षण किया हुआ बहुत सारे व्यवहार होते हैं जिसको परीक्षण किए हुए रहते हैं, तो उनकी विशेषता मतलब जानी जाती है, उनकी विशेषता के बारे में व्याख्या की जाती है, उनकी विशेषताओं को बहुत अच्छा तरीके से गहरे तरीके से अध्ययन किया जाता है और जाना जाता है, और बड़े स्वरूपों का परीक्षण करके व्यक्तित्व की जो व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसको समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति का व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार से ही तो पर्सनालिटी का मतलब पता चलेगा कि व्यक्ति का पर्सनालिटी क्या है नहीं है, यानी उपागम इसको क्या बोलेंगे, प्ररूप उपागम बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो उपागम है अंतःक्रियात्मक उपागम यानी इंटरएक्शनल अप्रोच। ठीक है, तो इसके अनुसार स्थिति परक विशेषताएं हमारे व्यवहारों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये क्या है, दूसरा उपागम है, यानी व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम 3 है। अब तीसरा जो उपागम है वो क्या है कि विशेषक उपागम यानी ट्रेट अप्रोच। तो ये जो है ये एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है, यानी विशिष्ट का मतलब होता है खास मनोवैज्ञानिक बल गुण जो है उस पर मतलब फोर्स करता है, बल डालता है, जिसके आधार पर व्यक्ति संगत और स्थिर रूप में भिन्न होते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, विशेषक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम और प्ररूप उपागम। ये तीनों चीज को आप याद रखेंगे। व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम आपका ये 3 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, ये जो है हिप्पोक्रेट्स ने अपने एक व्यक्तित्व का प्रतिरूप यानी प्ररूप विज्ञान प्रस्तुत किया जो फ्लूइड तथा ह्यूमर पर आधारित है। ये जो हिप्पोक्रेट्स है ये कौन है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने क्या किया, व्यक्तित्व का प्ररूप विज्ञान प्रस्तुत किया। ठीक है, और जो क्या है फ्लूइड और ह्यूमर पर आधारित है। उन्होंने लोगों को 4 प्ररूपों में बांटा, विवादी, उत्साही, श्लेष्मिक और कोपशील। ये चारों प्ररूप विशिष्ट व्यवहार परक के विशेषता वाले थे। ठीक है, देखिए हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया, जितने सारे लोग हैं वो सारे लोगों को क्या किया, 4 वर्गों में बांटा। ठीक है, 4 प्ररूप में बांटा। चारों प्ररूप का नाम आपको याद रखना है, विवादी, उत्साही, श्लेष्मिक और कोपशील। ठीक है, ये रूप में बांट दिया और उनकी विशिष्ट व्यवहार परक की विशेषताएं वाला है। ठीक है, मतलब हर एक की जो व्यवहार है एक अलग अलग व्यवहार है, सबकी व्यवहार की जो विशेषता है वो क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता ने लोगों को वात, पित्त और कफ इन 3 वर्गों में 3 ह्यूमरल तत्वों के आधार पर बांटा, जिसे क्या कहते हैं, त्रिदोष कहते हैं। ठीक है, त्रिदोष किसको कहते हैं, याद रखेंगे। भारत के जो प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक जो है, चरक के नाम सुने होंगे आप, उन्हीं ने क्या किया था, लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा था, वात, पित्त और कफ। और ये 3 वर्ग को जो बांटा था किसके आधार पर, ये तीनों वर्ग में 3 ह्यूमरल तत्वों के आधार पर बांटा था, जिसको क्या बोले जाते हैं, त्रिदोष बोले जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेदिक ग्रंथ ने त्रिगुण, रजस, तमस तथा सत्व के आधार पर एक व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी प्ररूप विज्ञान प्रस्तुत किया है। ये तीनों गुण हर आदमी में भिन्न मात्रा में प्रस्तुत रहते हैं। ठीक है, देखिए आयुर्वेदिक ग्रंथ विज्ञान ने त्रिगुण, रजस है, तमस है और सत्व है। ठीक है, ये 3 इसके आधार पर व्यक्तित्व का जो प्ररूप है उसको विज्ञान प्रस्तुत किया है। और ये तीनों गुण जो है हर एक आदमी में अलग अलग होता है, और ये तीनों गुण को आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। पहला जो गुण है रजस गुण है, और दूसरा जो गुण है वह क्या है, सत्व गुण है, तीसरा है तमस गुण। ठीक है, तो रजस गुण के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, इसके अंदर असंतोष, तीव्र क्रिया, उसके बाद इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये सब गुण आते हैं रजस गुण के अंतर्गत। ठीक है, और दूसरा जो गुण है सत्व गुण। सत्व गुण में क्या क्या आते हैं, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यवादिता, विलग्नता, अनुशासन आते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा गुण जो है इसमें घमंड, गुस्सा, आलस्य, अवसाद और असहायता की भावना आती है। ठीक है, ये रजस गुण इसको बोलते हैं। रजस गुण के अंदर क्या क्या आते हैं, तमस गुण के अंदर क्या क्या आते हैं, सत्व गुण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और तमस गुण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, रजस गुण निम्न में से कौन है।
सत्वगुण निम्न में से कौन है, तमस गुण निम्न में से कौन है। तो आपको याद रहेगा तभी ना आप आंसर दे पाएंगे। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। हम लोगों में कौन सा गुण होनी चाहिए बताइए। तो हम लोगों में सत्व गुण होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, सत्यवादिता होनी चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, और रजस गुण और तमस गुण किसी भी हाल में हम लोगों में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ईर्ष्या वाला किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। घमंड, गुस्सा, आलस्य ये सब अगर रहेगा तो लाइफ में कोई सक्सेस की भावना भी नहीं कर सकते हम लोग, इच्छा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सत्व गुण हम लोगों में होनी चाहिए, अनुशासन बहुत बड़ी चीज है, होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा गुण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं यहाँ आपको बता दिया गया। ठीक है, मेन टॉपिक हम लोगों ने आज जो पढ़ा, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है, यानी उन्होंने तीन कैटेगरी में बांटा है लोगों को, विवादी, उत्साही, श्लेष्मिक और कौपशील। सॉरी, 4 वर्गों में, विवादी, उत्साही, श्लेष्मिक और कौपशील। ठीक है, विशेषक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम और परोप उपागम व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम है। ये तीनों उपागम को आपको याद रखना है। व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है ये कौन सा शब्द से निकला है, पर्सोना से निकला है, जो लैटिन शब्द है। और पर्सोना का मतलब क्या होता है, मुखौटा। ये सिंपल वाला मुखौटा नहीं जो जिसको बच्चे लोग को डराने के लिए या फिर मूवी वगैरह में आप लोग देखते होंगे, डराने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, या फिर हॉरर मूवी का देख लीजिए सीन। ठीक है, तो ये सब चीज होता है व्यक्तित्व। अब देखिए नेक्स्ट आपको पढ़ाया गया कि आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक क्या क्या तकनीकें हैं। 3 तकनीक है, आत्म प्रबलन, आत्म अनुदेश और अपने व्यवहार का परीक्षण। अपने व्यवहार का परीक्षण में अपना खुद इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जाता है अपना व्यवहार से रिलेटेड। आत्मनियंत्रण क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियमन क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आत्म सक्षमता क्या होता है, यानी सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है। इससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो अध्ययन किया है मतलब मनोवैज्ञानिकों ने 7 से 8 वर्ष के बच्चों में आत्मसम्मान जो होता है, सेल्फ एस्टीम 4 क्षेत्रों में निर्मित होता है। पहला क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र शैक्षिक क्षमता, तीसरा क्षेत्र शारीरिक या खेलकूद संबंधित क्षमता, और लास्ट जो क्षेत्र है शारीरिक रूप से आयु के बढ़ने के साथ साथ और अधिक विकसित होता है। ये 4 क्षेत्र में 7 से 8 वर्ष के बच्चों में आत्मसम्मान का निर्माण होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य के आत्मसम्मान को जानने के लिए उसके सामने कुछ कथन स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं और उस पर उसकी राय पूछी जाती है। उस प्रकार उनका मूल्यांकन किया जाता है कि उनका आत्मसम्मान कितना है, नहीं है। तो ये साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आत्म और व्यक्तित्व का, ये सेकंड वीडियो था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया है, जो नहीं कवर किए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए, बहुत ही जल्द थर्ड वीडियो आएगा। थर्ड वीडियो में पूरा चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, पूरा थ्योरी हम लोगों को कवर होगा। और प्लीज नोट बनाएंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।